Hello everyone, a very good morning to everyone. Welcome to the platform of EdExcel, myself Dipali and I am your biology teacher. Hello बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और जितना हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली होगी, है ना? क्योंकि बेटा देखो, पढ़ाते हम लोग कंटिन्यू हैं, डेली पढ़ाए जा रहे हैं, तो डेली तुम्हारे पास नोट्स भी बनते जाएंगे। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाना इज इम्पोर्टेंट ताकि अगर आप लोग इन फ्यूचर कभी भी खुद से पढ़ना चाहो या वापस रिविजन इज नेसेसरी ना, और सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो जब आप वापस कंटिन्यूटी में अपना रिविजन करना चाहो उसके लिए तुम्हारे पास एक एटलीस्ट आपके पास एक फॉर्मेट हो, एटलीस्ट आपके पास कुछ मटेरियल तैयार हो जाए। ठीक है, वैसे हम लोग आपको पीडीएफ वगैरह ई बुक्स ई पीडीएफ सब प्रोवाइड करा रहे हैं, बट स्टिल अगर आप अपने हाथ से चीज लिखोगे ना तो उसकी अलग ही इंपॉर्टेंस है और उसका तरीका एक मतलब तुमको याद होने का तरीका वो बहुत ज्यादा डिफर करेगा। तो एक बार अपने नोट्स बनाओ और नोट्स को है ना एनसीईआरटी से मैच करते रहो। ठीक है, जैसे तुमको करना क्या है, व्हाट वुड बी योर स्टडिंग स्ट्रैटेजीज, कैसा होना चाहिए कि आप नोट्स बनाइए क्लास के अंदर, जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, तो ये तो आपके लिए बेस्ट प्लस पॉइंट हो जाएगा। साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, नोट्स के साथ साथ फिर आपको क्या करना है, जैसे ही क्लास ओवर हो जाती है या जब भी तुमको शाम को इवनिंग में कभी भी टाइम मिलता है, जस्ट गो थ्रू व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ और उसको रेफर करो तुम एनसीईआरटी से। बहुत मस्त तरीका है ये पढ़ने का और मैं हर 11-12 के बच्चों को यही बोलती हूँ कि तुम लोग एक बार अगर एनसीईआरटी को देखोगे तो तुमको क्या पता उसमें कुछ एडिशनल पॉइंट मिल जाए या क्या पता तुम्हारे नोट्स में कुछ एडिशनल पॉइंट हो एंड यू कैन राइट इट ओवर देयर और यू कैन एड इट ऑन योर नोट्स। तो आप वो चीजों को बैलेंस करो कि हाँ यार दोनों चीजें सेम होनी चाहिए मेरी। ठीक है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दिखता है कि यार ये एनसीईआरटी में है, कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको ऐसा दिख जाता है कि यार ये एनसीईआरटी में है, तो मैं उसको नोट्स में भी लिख लेता हूँ ऐसा। और अगर नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा चीज है और आप लोग एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो उसमें लिख लो कि यार ये पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार मेरे को नोट से रेफर करना है। तो एक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको यूज करनी चाहिए। अब क्योंकि आप लोग सीनियर लेवल पे आ चुके हो, है ना, 10th तक हम लोग मानते हैं जूनियर लेवल है, चलो भाई पढ़ लेगा बच्चा कैसे भी करके। 11th-12th इज नाउ व्हाट यू हैव टू स्कोर और 11th-12th में आपको अच्छे नंबर लाने ही हैं और आप लोग लाओगे, इंटेलिजेंट हो आप लोग। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बगैर बेटा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि लाइफ है भी। ठीक है, इसके बगैर देयर इज नो लाइफ। नेक्स्ट कि अब ये सेल 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 मिलके क्या बनाती है मैडम, ये सेल 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 मिलके एक टिश्यू बनाएगी। ठीक है, फिर टिश्यू 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 मिलके एक ऑर्गन बनाएगा और ऑर्गन 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 मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तुम देखो तुम्हारी एक छोटी सी सेल है जो तुमको शायद नजर भी नहीं आती, टिश्यू भी तुमको नजर नहीं आता, तो जो उतना ही छोटा टिश्यू होगा और इतना करते करते तुमको ऑर्गन नजर आता है। टिश्यू 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 जब कंबाइन होते हैं तुमको ऑर्गन नजर आता है, धीरे धीरे करते हुए ऑर्गेनिज्म बनता है, तुमको वो भी नजर आता है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसीलिए मतलब हमने ये डिफरेंस भी देखा कि कितनी अलग अलग तरीके की टिश्यूज, अलग अलग तरीके की सेल होती है। सेल के अंदर हमने देखा डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज ऑफ सेल, कि भाई हर सेल का ना शेप और स्ट्रक्चर अलग ही होगा। क्यों अलग होगा? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म। हर सेल का अलग फंक्शन है, जब हर सेल का अलग फंक्शन है तो हर ही सेल का अलग स्ट्रक्चर होना जरूरी है। मैं ऐसे नहीं बना सकती कि रेड ब्लड सेल्स की जगह मैं उसको नर्व सेल जैसा बना दूं, बन ही नहीं सकता वो, वैसा मैं बना ही नहीं सकती, क्योंकि उस तरीके का अगर मैं बनाऊंगी मेरी ब्लड कैपिलरीज में वो फंस जाएगा, आगे जाके ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो हर सेल का वही स्ट्रक्चर डिफाइंड गिवन है जो कि उसका जैसा उसका फंक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी थी प्रोकैरियोटिक सेल की, क्योंकि अगेन सेल वाज डिवाइडेड इनटू यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने ये जाना था बैक्टीरियल सेल, तुम्हारा फेवरेट बैक्टीरिया, बड़ा ही यूनिसेल्यूलर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर देखा तुमने कितनी मस्त वेराइटी है। उसके ऊपर आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स की लेयर, अंदर सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स बिखरे हुए हैं, न्यूक्लियस, मीजोसोम है भाई इनवर्ड, एक बेंडिंग
दिस इज मीजोसोम, मीजोसोम प्रेजेंट है। मतलब तुम देख रहे हो कि कितना फ्लैजिला है फॉर लोकोमोशन, पाइलस फिम्बरी है फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट। तो तुम देख रहे हो कितना डाइवर्सिटी है, कितनी सी यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर में भी। साइंस बायोलॉजी मस्त लगता है। देखो छोटे से छोटा, देखो एक सेल के अंदर, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी इन लोगों ने कितना देख लिया, देखा। तो ये चीज तो प्रोकैरियोटिक सेल था। फिर उसके बाद हमने बात करी थी बैक्टीरियल स्टेनिंग की, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये स्टेनिंग देने के लिए सबसे पहले आए थे क्रिस्टियन ग्राम। तो उनका नाम हम याद रखेंगे क्योंकि कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, ठीक है। आज हम बात करेंगे सेल वॉल की। आज का हमारा टॉपिक यूकैरियोटिक सेल और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन चीजें आएंगी बेटा? यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाली। यू मतलब हो जाता है ट्रू, और कैरियोट मतलब हो जाता है न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस वाली सेल, जिनका न्यूक्लियस के बाहर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, इसको मैं ऐसे बोल सकती हूं, विद प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विद प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलो ठीक है। अगला, अब कौन कौन किस किस के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो हमको ये तो पता लगता है प्लांट और एनिमल में तो है, प्लस उसके साथ साथ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट शायद तुम लोगों के लिए एक नया वर्ड हो। प्रोटिस्ट मतलब क्या होता है? प्रोटिस्ट होते हैं बेटा छोटे छोटे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, उनको हम प्रोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इट्स नथिंग एल्स, छोटे छोटे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर प्लांट आता है, एनिमल्स तो हमारे हैं ही, फंजाई है, ये सभी यूकैरियोटिक सेल है। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं, कुछ कुछ डिसिमिलैरिटीज इनमें होंगी, ठीक है। Eukaryotic cell possesses an organized nucleus. See, now this is important line. Organized nucleus with a nuclear envelope, yani nuclear membrane. Their genetic material is also organized into chromosomes and present inside the nucleus. भाई जेनेटिक मटेरियल हमने क्या देखा था? बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही मस्त टंगा हुआ था। There was no nuclear membrane surrounding it. ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, बस जेनेटिक मटेरियल है। ये बात की हमको बहुत खुशी है कि बैक्टीरिया के पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर है, पर यार एक कवरिंग तो हो जाती, काश काश हो जाती एक कवरिंग। तो इसीलिए फिर आया यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल ने बोला भाई मैं आइडल सेल, ठीक है, मेरे पास बैक्टीरियल का, मेरे पास वो अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की कवरिंग है, तुम जो बोलोगे मेरे पास सब है, ठीक। तो ये हमारे यूकैरियोटिक सेल की बात। अब इसमें मेनली प्लांट और एनिमल सेल में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि कुछ कुछ चीजें मैम प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं, या एनिमल में है प्लांट में नहीं। तो एक क्विक डिफरेंस देखेंगे एनिमल और प्लांट सेल का। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पहला डिफरेंस अगर मैं बनाने जाऊं, एनिमल सेल थोड़ी सी सर्क्यूलर होती है, ठीक है, और आउटर मोस्ट लेयर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन is outermost membrane. इसके बाहर कोई भी आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, ठीक है। पर अगर मैं बात करती हूं आपकी प्लांट सेल की, तो वो कुछ इस तरीके से होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर क्या मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती क्या? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। मैंने बस इतना बोला है
कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल की सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। मैंने बस ये बोला है कि ये जो है ये है हमारी सेल वॉल और ये आउटर मोस्ट है। ठीक है, प्लांट से एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट एक ही लेयर है और वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ एक पिंक कलर की मैंने एक एडिशनल लेयर बनाई है, एडिशनल लेयर यानी कि वो हो जाएगी अपनी सेल वॉल। अब सेल वॉल क्यों जरूरी होती है वही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा देखो, प्लांट को चाहिए क्या होता है, सपोर्ट स्ट्रक्चर। प्लांट बेचारा इतना ज्यादा वही नहीं है अडेप्टिव, तुम अडेप्टिव हो। तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुमको लग गई ठंड तो तुमने क्या कर दिया, हीटर चालू कर दिया, या तुम कंबल वंबल ओढ़ के बैठ गए। ठीक है, तुमको लग रही है गर्मी, तुमने एसी चालू कर दिया। तो तुम्हारे पास एक फैसिलिटी है कि तुम अपने आप को रखना जैसे भी चाहते हो, तुम्हारे पास एक फैसिलिटी है। पर प्लांट बेचारा ऐसे नहीं करता। तुमने देखा कभी प्लांट स्वेटर पहन के बैठा हो, अरे भैया बहुत ज्यादा ठंड है स्वेटर पहना दो, कभी देखा है? सीढ़ी ताप रहा हो कितना कॉन्ट्ररी सोच के देखो। तो मतलब प्लांट ऐसा कुछ कर नहीं सकता। अब जब प्लांट ऐसा कुछ कर नहीं सकता तो उसको ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए। भाई वो सरवाइव कैसे करेगा, नहीं तो वो मरवर नहीं जाएगा। वो कैसे उसको जिंदा रखना है, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। उसको प्रोटेक्शन तो चाहिए। ठीक है, बिना प्रोटेक्शन के तो बेचारा काम ही नहीं कर पाएगा। तो उसको आउटर मोस्ट लेयर तो चाहिए, एक प्रोटेक्टिव लेयर तो चाहिए। चाहे कितनी भी धूप हो पर उसकी सेल मरनी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी ठंड हो उसकी सेल जो है अंदर की वो लिविंग ही रहनी चाहिए, मरनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या नेसेसरी है कि उसके बाहर एक और लेयर बना दो। ठीक है, उसके बाहर एक और लेयर बना दो और उस लेयर का नाम दे दो सेल वॉल। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ ओनली प्लांट सेल। चलो अगली बात करते हैं। दूसरा सेकंड जो डिफरेंस आता है इन दोनों के अंदर वो ये है कि इसमें जो वैक्यूल होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं। ये तो अपना न्यूक्लियस हो गया, इसमें भी न्यूक्लियस बना देते हैं। यहां देखो वैक्यूल की साइज देखो कितनी ज्यादा छोटी है और वहां देखो मैंने कितना बड़ा वैक्यूल बनाया। सो वैक्यूल इज स्मॉल, जबकि यहां अगर मैं वैक्यूल की बात करूं ना तो वैक्यूल इज वेरी लार्ज। लार्जर वैक्यूल, क्यों लार्जर वैक्यूल है? वैक्यूल ने देखो 90% तो वैक्यूल ने ही घेर लिया है पूरा सेल। वैक्यूल क्यों लार्जर है यहाँ पे? क्योंकि वैक्यूल क्या करेगा बेटा, वैक्यूल इज लाइक योर स्टमक और आई कैन से सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्टोरेज, टेम्परेरी स्टोरेज के काम आता है। ठीक है, कि एनर्जी बनी, अब एनर्जी बनी है तो इंस्टेंट यूज नहीं होगी। बात सुनना ध्यान से, एनर्जी अगर बनी है तो इंस्टेंट यूज नहीं होगी, तो वो एनर्जी स्टोर होने के लिए बनी है कि भाई जितनी एनर्जी बन गई एक काम करो उसको इकट्ठा रख लो, जब जरूरत पड़ेगी हम तब उसको निकालेंगे और काम में ले लेंगे। ठीक है, यही हर प्लांट सोचता है, यही चीज हर एनिमल सोचता है। प्लांट कैसे सोचता है? प्लांट ने क्या बोला कि भाई अब प्लांट जो है वो तो एनर्जी बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, उसको यूज बहुत कम करता है। कैसे कम करता है कि प्लांट मूवमेंट यानी लोकोमोशन शो नहीं करता, मूवमेंट तो करता है, लोकोमोशन नहीं करता। ठीक है, मूवमेंट और लोकोमोशन में फर्क है। मूवमेंट यानी छोटा सा प्लांटलेट होता है, पूरा मस्त एकदम बड़ा सारा प्लांट बन जाता है, दिस इज मूवमेंट। ठीक है, पर अगर मैं लोकोमोशन की बात, मूवमेंट तुमने पढ़ा होगा, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, ये सब मूवमेंट है। पर अगर मैं बात करती हूँ कि भाई वो लोकोमोट करता है क्या, लोकोमोशन मतलब इधर से उधर चल के जा रहा है अपने दो पैरों पे ऐसा, ये नहीं कर सकता प्लांट। ठीक है, तो प्लांट क्योंकि लोकोमोट नहीं कर सकता तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। अब वो ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, उसको स्टोर करके रख लेगा। ठीक है, अब अगर वो उसको स्टोर करके रख रहा है तो उसको बैग भी बड़ा चाहिए। ठीक है, अगर तुम कुछ चीज स्टोर करे जा रहे हो, मैंने तुमको इतनी सारी चीजें दे दी, ग्रीन वेजिटेबल्स भी दे दिए, चिप्स भी दे दिए, कुरकुरे भी दे दिए, सारा सब कुछ, तुमको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब पसंद ही, मैंने सब दे दिया तुमको। तो तुम क्या करोगे? कुछ बच्चे तो होंगे जो इंस्टेंट जैसे ही मैम ने पैकेट दिया कि चलो भाई ये कुरकुरे, मैं वो खा पी के बैठ गया। ठीक है, जैसे ही मैम ने स्प्राइट दिया वो पी के बैठ गया।
ठीक है, जैसे ही मैम ने कुछ भी पिज्जा दिया, वो पिज्जा खा के बैठ गया। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टोर करते रहते हैं, घर जाके खाएंगे, आराम से बैठ के खाएंगे, ऐसा होता है। तो वो जो स्टोरेज कर रहे हो, उस स्टोरेज के लिए तुम्हारे पास एक बैग है, और वही बैग को हम प्लांट और एनिमल सेल में वैक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे वो बैग जो है थोड़ा बड़ा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो सब चीजें स्टोर कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ वैक्यूलर साइज जो होगी वो छोटी हो जाएगी, वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल? क्योंकि प्लांट एनिमल सेल जो होते हैं वो इजीली लोकोमोट करते हैं। तुम भाई आगे पीछे चल रहे हो, तुम अपना जितना भी तुम्हारा कंटेंट, जितना एनर्जी बन रही है, वो सब तुम यूज कर रहे हो, तुम रेस्पायर कर रहे हो, तुम इतनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, तुम्हारा सारा परफॉर्मेंस के टाइम पे ये जितनी एनर्जी है सब यूज हो रही है। देयर इज नो नीड टू सेव दिस एनर्जी ना, ये चीज, ठीक है। अगला, यहां पे एक स्पेशल पिगमेंट जो कि यहां प्रेजेंट होता है, यहां से लिखती हूं फिर, यहां पे एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड प्रेजेंट, प्लास्टिड एक स्पेशल पिगमेंट है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और ये प्लास्टिड काम क्या आ रहा है? ये प्लास्टिड काम आता है बेटा जी आपके सेल जो है ना उसमें, आपकी जो सेल है उसके अंदर कलर इंपार्ट करने में, ठीक है। अब प्लास्टिड का काम है इंपार्ट कलर, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां प्लास्टिड नहीं होता, नो प्लास्टिड, नो प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं है, याद रखना, नो प्लास्टिड। यहां प्लास्टिड हो ही नहीं सकता, तुम नहीं हो हरे, नीले, पीले, अलग अलग शक्ल के, अलग अलग कलर के। प्लांट है, प्लांट में यू विल सी कि हाँ यार प्लांट तो ग्रीन कलर का भी है, प्लांट में लीफ वो जो अपना क्या बोलते हैं फ्लावर वाला पोर्शन है वो रेड कलर का भी है। लीफ को अब अगर आप ढंग से देखो तो पहले ग्रीन होती है, फिर धीरे धीरे येलो होती जाती है, फिर और धीरे धीरे थोड़ी सी रेडिश ब्राउन होती है, तब जाके झड़ती है ना। तो वो तब तक अपने कलर चेंज करती रहती है। अब वो कलर चेंज कैसे करती है? वो इस प्लास्टिड के कारण करती है। यहां मेरे को ये चीज इसमें नहीं देखने को मिलती, किसमें? अपनी एनिमल सेल में। क्लियर है बात? समझ में आ रही है चीजें? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यार प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे अलग है और क्यों अलग हम इसको डिफाइन करते हैं। हालांकि है दोनों ही अपनी वो है यूकैरियोटिक सेल, बट स्टिल देयर आर डिफरेंसेस, है ना। ऐसे ही फंजाई की भी डिफरेंस होती है, बट फंजाई की जैसे अगर मैं बात करूं सेल वॉल की, तो वो आउटर मोस्ट होती है और आउटर मोस्ट काइटिन की बनी हुई होती है। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। अभी जैसा हमने बोला ना, यूकैरियोटिक सेल सारी सेम नहीं है बेटा जी। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैडम जितनी हमने प्रोटिस्ट की पढ़ी या एनिमल सेल की पढ़ी या प्लांट सेल की पढ़ी सारी सेम है क्या? नहीं, सारी सेम नहीं है, ठीक है। देयर आर डिफरेंसेस, वहां डिफरेंसेस होते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल जैसा मैंने बताया आउटर मोस्ट लेयर है, बहुत ही एसेंशियल लेयर है। क्या क्या काम आ रही है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। रिजिड होती है, ये रिजिड होती है। बनी किसकी होती है वो थोड़ा सा एक दो चीजें मार्क करते हैं। ओके, बैक्टीरिया के अंदर ये कैसी प्रेजेंट होती है? देखो, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। अभी हमने बात करी थी, जब हमने बैक्टीरिया को पढ़ा था तो हमने उसकी सेल वॉल के बाहर मार्क किया था, सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, है ना। तो पेप्टिडोग्लाइकन की। नेक्स्ट, फंजाई। फंजाई के अंदर ये कैसी होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, ओ सेल्यूलोज नहीं, काइटिन। काइटिन एक शुगरी सब्सटेंस होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। शुगरी सब्सटेंस है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, तो काइटिन की बनी होती है। थर्ड, अगर मैं बात करूं ग्रीन प्लांट्स में, तो ग्रीन प्लांट्स में इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इनकी बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। प्लांट हमेशा सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, एनिमल में तो प्रेजेंट रहती नहीं है। तो जो बच्चा सोच रहा है यार मैम एनिमल, एल्गी में इट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज एंड गैलेक्टन्स। गैलेक्टन्स एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, सेल्यूलोज और गैलेक्टन्स। तो कुछ अंतर हैं और कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई किस में क्या होता है। लिखने का तरीका कैसे लिखोगे? तो ग्रीन प्लांट्स डैश हेमीसेल्यूलोज सेल्यूलोज, फंजाई डैश काइटिन, और कौन कौन आ गए हमारे पास, एल्गी डैश गैलेक्टन्स एंड सेल्यूलोज, इस तरीके से बना के लिखोगे, ठीक है।
जरूरत नहीं है इतने बड़े मैम कंसिस्ट ऑफ नोट्स हैं, नोट्स की तरह लिखो ताकि तुम लोग जब पढ़ने बैठे हो तुमको बोरियत ना हो। बुक्स क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि उसमें हम बोर हो जाते हैं, पूरी पूरी लाइन पढ़नी पड़ती है। तो नोट्स को ऐसा बनाओ कि वो टू द पॉइंट बात करे और बात खत्म, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए बस। ठीक है, तो नोट्स वैसे ही बनाइए कि वो टू द पॉइंट बात करे। उससे ज्यादा अगर करोगे तो फिर उसके बाद तुम पढ़ नहीं पाओगे, बात ये। चलो इसको बनाते हैं। अब सेल वॉल ना इस तरीके से दो सेल जुड़ी हुई है ऐसा मान लो, ये ऐसा दो सेल है, ऐसे कंटिन्यूअस सेल्स हैं, है ना। मैं अभी दो बना रही हूं ताकि तुमको एक समझ में आ जाएगा। देखो मार्किंग भी साथ साथ शुरू करते जाते हैं। ये दिस फर्स्ट, अब पहली फर्स्ट लेयर, ये जो येलो कलर वाली फर्स्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल पहली फर्स्ट, और ये बनी होती है, थोड़ा सा स्पेस दो, प्राइमरी सेल वॉल, और ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन क्या, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की, सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये पिंक कलर की जो मैंने मार्क करी है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल, अब सेकेंडरी सेल वॉल यानी एक अंदर की तरफ प्रेजेंट है, बाहर से हम अंदर अंदर लेयर गिनते जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये आपकी बनी हुई रहती है सुब्रिन और लिग्निन। And it is impermeable to specific substances. It is impermeable to few ये सब्सटेंसेस को ना ज्यादा अंदर बाहर होने नहीं देती। सुब्रिन और लिग्निन एक ऐसा कंपाउंड होता है बच्चे जो है ना अंदर बाहर चीजों को नहीं होने देता। प्राइमरी सेल वॉल, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, ये बहुत बहुत ज्यादा परमिएबल है। परमिएबल मतलब कि इजीली अलाउ कर देगी कि भाई चीजें आ जा सके, ये इट इज वेरी परमिएबल। परमिएबल मतलब अलाउ कर देती है ये, हाँ भाई आ जाओ, कोई इशू नहीं है, आ सकते हो। ये परमिएबिलिटी का मैं अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, अभी जस्ट बात आएगा अपने सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर हम इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पर अभी के लिए इतना समझो, परमिएबिलिटी इज अलाउ, कि भाई आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो प्राइमरी सेल वॉल इसको अलाउ कर देती है कि हाँ भाई तुमको अगर अंदर आना है, कोई भी सब्सटेंस हो, यू कैन मूव इनसाइड, आराम से आ सकते हो। तो प्राइमरी सेल वॉल कभी भी वो नहीं थी, प्राइमरी सेल वॉल ने कभी दिक्कत नहीं दी। दिक्कत किसने देनी शुरू करी? सेकेंडरी सेल वॉल ने। सेकेंडरी सेल वॉल बनी होती है सुब्रिन और लिग्निन की। ये क्या बोलती है कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस तो चलो ठीक है मैं अलाउ दे भी दूंगी, वैसे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस को अलाउ करती ही नहीं है बच्चे, ये नहीं करती। ये इसको ऐसा लगता है कि मैं मेरी सेल को सारा बचा लूं, तो ये किसी को अलाउ नहीं करती। तो जब ये अलाउ ही नहीं करेगी, अब तुम सोच के देखो कि कोई चीज अंदर ही नहीं जाने दे रहा है, तो उसके लिए दीवार है एक तरीके से। ठीक है, एक दीवार है, अब उस दीवार से तो तुम अंदर जा नहीं सकते, क्योंकि दीवार तो एक हिंडर करेगी ना, तुमको अंदर नहीं जाने देगी। तो तुमने क्या दिमाग लगाया कि हम बना देते हैं दरवाजे। दरवाजे कैसे? कि ऐसा दरवाजा बनाओ जहां पे ये दीवार का जो कंक्रीट है, जो सीमेंट है, ये इस जगह पे ना हो। तुमने यही दिमाग लगाया
कि एक ऐसा दरवाजा बनाते हैं जहां से, क्योंकि यहां से मटेरियल को इधर भेजना है, इधर से आगे भेजना है, भाई सेल से सेल ट्रांसपोर्टेशन भी तो होता है, मिनरल का, न्यूट्रिशन का, ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी। तो अब ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए, अब बीच में अगर सुब्रिन खड़ा है, मैं तो जाने नहीं दूंगा, तो तुमने क्या करा, बीच में ऐसी जगह बना दी जहां सुब्रिन नहीं है, जहां सुब्रिन नहीं है, और उस जगह को हम कहते हैं पिट्स। अभी हम पिट्स पे आएंगे। ये कुछ कुछ ऐसी जगह होती है, तुम यहां भी बना सकते हो, ये कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे तुमको सुब्रिन की एब्सेंस मिलेगी। ये देखो, यहाँ सुब्रिन लेयर प्रेजेंट नहीं है, ये थोड़ी सी डिसकंटिन्यूअस होती है। अब ये क्यों डिसकंटिन्यूअस है, ताकि ये इधर 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 सेल से ट्रांसपोर्टेशन में कोई हिंडर ना पहुंचाए, कोई हिंड्रेंस ना करे। ठीक है, चलो एक लेयर और आती है अंदर की तरफ, जो कई बार प्रेजेंट रहती है, कई बार एब्सेंट रहती है। ये बहुत रेयर है, ये बहुत कम बार प्रेजेंट रहेगी, पर रहती है ये कई में, स्पेसिफिकली जिम्नोस्पर्म्स में। इसको हम कहते हैं टर्शियरी सेल वॉल। टर्शियरी सेल वॉल, तो ये प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिफरेंस पता है? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में डिफरेंस पता है? एंजियोस्पर्म होते हैं फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं नॉन फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, यानी जिनके ऊपर फ्लावर ही नहीं आता, डायरेक्ट नेकेड सीड्स हैं, डायरेक्ट सीड्स ही आते हैं। ठीक है, तो वो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। तो ये कई बार अगर प्रेजेंट रहती है तो इट इज वेरी रेयर कि टर्शरी लेयर हो, बट कुछ बार, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रोटेक्शन तो है ही नहीं, तो इसीलिए थोड़ा एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर रहती है ये टर्शरी सेल वॉल। बाकी इट इज वेरी रेयर कि ये प्रेजेंट हो। ठीक है, अब हमने यहां तक तो बात कर ली कि भाई ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमको, ये है सेल वॉल। अब इसके अंदर जब बात करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हर सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगी, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हो गया, ठीक है, ये ही है हमारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब तुम सोच के देखो कि अगर मैं दो सेल वॉल को जोड़ रही हूं तो मुझे उसके लिए उसके बीच में प्रेजेंट कोई कुछ चीज चाहिए, जिसको मैं जैसे एक सेल को दूसरी सेल से अगर जोड़ रही हूं, लेट्स टेक द सेम एग्जाम्पल जो हमारा फेवरेट है, कि मैं एक ईंट को एक ईंट से जोड़ रही हूँ, उसको जोड़ने के लिए तुमको सीमेंट चाहिए बीच में, या ऐसे हवा, अरे फेविकॉल है मैम हमारे पास, फेविकॉल से नहीं जुड़ेगा बेटा, ये सीमेंट से ही जुड़ पाएगा। ठीक है, तो फेविकॉल का जोड़ तुम्हारा इतना मजबूत नहीं है, तो होगा क्या, मेन बात पे आते कि एक सेल को तुमने दूसरी सेल से जोड़ना है, उसके बीच में लगाना है तुमने क्या, सीमेंट। ठीक है, यहां पे भी सीमेंट चाहिए, यहां फेविकॉल यहां पे भी नहीं चलेगा, तो यहां ना बीच में सीमेंट रहता है। एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने के लिए यहां पे बीच में प्रेजेंट रहता है आपका सीमेंट, और उस सीमेंट को हम कहते हैं मिडल लेमा। इसको हम बोलते हैं मिडल लेमा। मिडल लेमा इज योर कनेक्शन, इज योर कनेक्टिव, जो कि बना किसका होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है ये, याद रखना, क्योंकि मिडल लेमा पे क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिडल लेमा सॉरी,
तो मिडल लेमा क्या है, एक कनेक्शन है जो कि जोड़े रखेगा। किसको जोड़े रखे, ये कुछ हिंडर प्रोवाइड नहीं करेगा, ये बस जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा, एक सेल से दूसरी सेल को जोड़ेगा। ऐसा ही तीसरी सेल के बीच में यहाँ अगेन एक मिडल लेमा आएगा, फिर थर्ड सेल आएगी। तो बहुत ही पतला सा होता है ये, ऐसे नजर नहीं आता, मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से बहुत पतला होता है और बीच में सीमेंट जैसा फिल्ड हो जाता है, और इसको हम कहते हैं मिडल लेमा, मिडल लेयर है ये। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का सेल वॉल का स्ट्रक्चर रहता है प्रॉपर पूरा। तो सेल वॉल में क्या क्या आ गया, सबसे बाहर इज योर प्राइमरी सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज की बनी है। देन कम्स योर सेकेंडरी सेल वॉल जो कि लिग्निन और सुब्रिन की बनी है। अभी इसके लिए हमने देखा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ, ये देखो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, और कंटिन्यूअस रख भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसको कंटिन्यूअस रखेंगे तो भाई आगे जाने के लिए इट डजंट अलाउ एनीथिंग टू मूव आउट। ठीक है, ये कुछ भी चीज अलाउ ही नहीं कर रही, तो कैसे मैं चीजों को अंदर बाहर करूंगी। तो लिग्निन और सुब्रिन की प्रेजेंस में कोई भी चीज अंदर बाहर आसानी से नहीं हो सकती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने लाया फिर एक इन्वेंशन, एक आइडिया कि हम है ना एक एक जगह से लिग्निन और सुब्रिन की प्रेजेंस हटा देते हैं। ठीक है, और हम उनको नाम देते हैं पिट्स। तो ये जो एरिया है जो बीच का बचा है, ये जो एरिया यहाँ पे बचा है, इसको हम बनाते हैं एज अ पिट। लो भाई दूसरा कलर रेड कलर से बना दूं क्या, ये देखो ये एक पैसेज बन गया, ये एक पैसेज बन गया तुम्हारे पास, है ना। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिट्स। अभी पिट्स की बात करेंगे हम आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक पैसेज है जहां पे लिग्निन और सुब्रिन की प्रेजेंस नहीं है। चलो एक बार और सेल बना देती हूं मैं, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये कौन से कलर से बनाया था हमने, पिंक कलर से बनाई थी। ये हमारा जहां से वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझना थोड़ा सा। टर्शरी सेल वॉल नहीं बना रही मैं, क्योंकि बहुत रेयर, वैसे भी रेयर ही प्रेजेंट रहती है ये। ठीक है, और लास्ट आ जाता है अंदर की आपकी सेल मेम्ब्रेन। बीच में आपके मिडल लेमा प्रेजेंट ही है। मिडल लेमा बना किसका है, मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट। याद रखना, मिडल लेमा अगर भूल गए ना नंबर जाएंगे सारे के सारे। चलो अब बात करते हैं कि ये जो सेंटर में मैम हमने कहा पिट्स है, ऑफ कोर्स पिट्स है। अब ये कैसे कनेक्ट होते हैं, ये कुछ इस तरीके से कनेक्टिव रहते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं पिट्स। और ये जो पिट्स होते हैं, ये वाला एरिया जो है ये पिट्स कहलाता है। अब पिट्स दो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक सिंपल पिट हो, सिंपल पिट के अंदर कुछ भी अलग चीज नहीं है, ये सिंपल पिट है, कुछ भी तुमको नया डिफरेंस नहीं नजर आएगा। पर अगर मैं इसमें थोड़ी सी डिजाइन कर दूं ना इस तरीके की, ये हल्की सी डिजाइन कर दी मैंने यहाँ पे, और कुछ भी अलग नहीं किया है। हल्की सी अगर मैं इसको डिजाइन कर देती हूं तो इसको हम कहते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। तो पिट्स ही है, बॉर्डर्ड पिट्स है बस। ठीक है, और अगर मैं ये डिजाइन को भी ऐसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, यहां देखो, अगर इस डिजाइन को भी हटा दें एक और तरीके का जो आपकी एनसीईआरटीज में गिवन है, उसको भी देख लो, क्योंकि ये सिंपल पिट बॉर्डर्ड पिट्स तो बहुत रेयर है आने के, कई बार इसका पूछ लिया जाता है। ये होता है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। मैंने कुछ ज्यादा ही दूर सेल बना दी। चलो प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा कैसा दिखता है, कि कुछ भी नहीं है, अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं प्लाज्मो
डेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो हुआ क्या कि अगर पिट्स को अगर आता है कि व्हाट आर पिट्स, तो पिट्स आर बेसिकली एक पैसेज टू अलाउ, और वेयर आई कैन से कि पैसेज टू अलाउ सब्सटेंस, और आई कैन से कि इट इज अ पैसेज वेयर सुब्रिन एंड लिग्निन आर एब्सेंट। ठीक है, सुब्रिन और लिग्निन एब्सेंट है, यानी सेकेंडरी सेल वॉल का डिपॉजिट एब्सेंट है। ठीक है, तो एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा पाथवे जहां पे ये सेकेंडरी सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं है, यहां तुम देखोगे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इट इजीली फैसिलिटेट और इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज हो जाती है हमारी सेल वॉल के लिए। चलो अब इसी को पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। क्या बोलते हैं सबसे पहले, प्राइमरी सेल वॉल, इट इज फर्स्ट सेल वॉल विच इज थिन, बहुत पतली सी एक लेयर होती है, ये कलर आएगा विजिबल नहीं है, बहुत ही पतली सी लेयर होती है। इट इज थिन, इट इज एक्सटेंसिबल एंड इट इज परमिएबल। जो भी चीजें मैंने डायग्राम में मार्क करी है वो सारी चीजें नोट्स है। ठीक है, तो डायग्राम इसीलिए मैं लेबलिंग के साथ ही मार्किंग लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को इजीली लर्न हो जाए। ठीक है, चलो अगला, young plants is capable of growth and gradually diminishes as the cell mature. It is the outermost layer but inner to middle lemma. Middle lemma से तो अंदर है पर outermost ऐसे है। It is made of cellulose and hemicellulose. Cellulose hemicellulose की बनी हुई होती है, लिखा ही है हमने। और फंजाई के अंदर ये काइटिन की बनी होती है, ये याद रखेंगे। अगला, secondary cell wall is cellulose hemicellulose and is covered by lignin and suberin. इंपॉर्टेंट, लिग्निन और सुब्रिन की बनी होती है। नेक्स्ट, मिडल लेमा। मिडल लेमा इज बीच का सीमेंटिंग, इट इज कनेक्टिंग लेयर, सीमेंटिंग लेयर इन बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। मिडल लेमा इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये कैल्शियम किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। ठीक है, नेक्स्ट, plasmodesmata are cytoplasmic connection in the form of junction of bridges. Cytoplasmic connection है in the form of junction of bridges. The cell wall and middle lemma, they maintain the cytoplasmic continuity with other cell. Cytoplasmic continuity यानी क्योंकि अब सुब्रिन तो जाने नहीं दे रही, लिग्निन जाने नहीं दे रही, तो उसको जाना तो है, सब्सटेंसेस को तो अंदर बाहर करना है ना, तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, इन प्लाज्मोडेस्मेटा की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट, pits. These are depressions in the cell wall. They do not have secondary thickening and do not have secondary wall. ये भी लिख सकते हो तुम लोग, वैसे secondary thickening भी चलेगी। They have secondary thickening, मतलब सेल वॉल तो नहीं है, सेकेंडरी सेल वॉल हमने नहीं बोला, बट एक एक्स्ट्रा थिकनिंग है उस पे। ठीक है, सिंपल पिट्स, they have uniform width pit chamber. Uniform width pit chamber यानी ऐसा जगह जगह यूनिफॉर्मली यू कैन से यूनिफॉर्मली एक एक स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, थर्ड, बॉर्डर्ड पिट्स, they are the membrane, their pit membrane is flask shape structure, थोड़ा सा एक डिजाइंड स्ट्रक्चर है, involved in rapid translocation between two adjacent cell. काम बेटा जी वही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, काम वही है, पर उसको करवाने के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिट्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या फंक्शन है। पहला देखो सेल वॉल का, इट प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप टू द सेल। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड होता है। सेकंड, मैकेनिकल सपोर्ट। भाई प्लांट में तुम ऐसे जाके खड़े हो जाते हो, प्लांट हिलता है अरे नहीं 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 मेरे पे मत आओ, ऐसा नहीं कर सकता प्लांट। तो प्लांट में तुम मस्त ऐसा सहारा लेके खड़े हो, तुम ऐसा लेटे हो, सोच रहे हो, कुछ भी करो, प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल वॉल इतनी टफ है कि अंदर की जितनी चीजें हैं वो सब प्रोटेक्टेड रहेगी इसी सेल वॉल से। बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। भाई ये जब काम का सामान अंदर नहीं आने दे रही है उसके लिए हमको पिट्स चाहिए, तो ये अननेसेसरी मैक्रोमोलिक्यूल्स तो बिल्कुल ही नहीं आने देगी। ठीक है, नेक्स्ट, साइट फॉर मेनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। कई बार यहाँ पे भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। एंजाइम्स बेसिकली रिएक्शन को फास्ट करवाने के काम आते हैं। ठीक है, पर ये दोनों जो हैं ये उसके सेकेंडरी फंक्शन है।
प्राइमरी फंक्शन अगर तुमको पूछेगा तो ये है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ये रिजिड होती है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। ठीक, चले बढ़े आगे। अगला आ जाता है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि प्लांट में भी है, एनिमल में भी है, तो दोनों का पढ़ना पड़ेगा, मतलब दोनों में सेम ही है। चलिए ये पढ़ते हैं, इसका भी डायग्राम से ही समझते हैं। अच्छा, इसके डायग्राम से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ। चलो डायग्राम बनाते बनाते ही बता देती हूँ। इसका है ना डायग्राम जब दिया, इसका मतलब मॉडल समझ में ही नहीं आ रहा था लोगों को कि यार अगर मैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रही हूँ तो वो कैसे बना होगा, ये सोच के देखो। तो ये स्ट्रक्चर ना बहुत टाइम बाद आया, इसकी डिस्कवरी पे अभी बात करेंगे अपन। ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाते जाओ मेरे साथ साथ ही, तो तुम लोगों को समझ में भी आता जाएगा। ओके, रेडी टू लेबल इट, रेडी टू मार्क इट। चले मार्किंग शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ये मॉडल दिया, ये मॉडल है कैसा? ये ना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं इसको, जो सबसे पहले दिया गया था निकलसन और सिंगर द्वारा। कई बार मेरी इतनी मस्त हिंदी निकल जाती ना। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। अब देखो हुआ क्या कि जब पता नहीं था कि भाई सेल मेम्ब्रेन बनी किसकी होगी, क्या चल रहा होगा सेल मेम्ब्रेन में, उस टाइम पे ये था कि हर बंदा अपना अपना आके सजेशन दे रहा था, बिन बुलाए बराती अपना कि यार ये ऐसे दिखी होगी, ये ऐसे दिखी होगी, सब अपना अपना ज्ञान बांट रहे। ठीक है, कई लोगों ने ऐसा बोला कि ये ना, अब ये पता लग गया था कि ये लिपिड और प्रोटीन की है, ये चीज हमको पता थी। ठीक है, कि ये किसकी बनी हुई है? लिपिड प्रोटीन यानी लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन की लेयर है, लिपिड और प्रोटीन। वो आजकल चल रहा है ना, नाम को जोड़ देते हैं विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, विरुष्का, वो चल रहा है ना, तो इसका भी बेचारे का वैसा ही है। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। तो इसका लिपोप्रोटीन लेयर था, और लिपोप्रोटीन लेयर हमको पता तो लग गया। अब हमको ये जानना है कि कैसा दिखता है। भाई स्ट्रक्चर हमको पता है ये इससे बना है, पर दिखेगा कैसा वो तो बताओ। तो कई लोगों ने ऐसा बोला, सैंडविच मॉडल कहते हैं हम उसको, कि बाहर ना लिपिड की लेयर है, बाहर लिपिड है, बाहर लिपिड है, और अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो अंदर प्रोटीन बंधा हुआ है, अंदर प्रोटीन बंधा हुआ है। पर क्या ये सही मॉडल है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि देखो, लिपिड में अगर जो चीज सॉल्यूबल नहीं हुई वो चीज अंदर आ ही नहीं सकती। जो चीज लिपिड में सॉल्यूबल ही नहीं हुई तो वो चीज अंदर बढ़ ही नहीं सकती, यानी वो प्रोटीन तक तो आ ही नहीं पाएगी। और कुछ चीजें हमारी बॉडी के अंदर ऐसी थी जो लिपिड में सॉल्यूबल थी, प्रोटीन में नहीं थी, या प्रोटीन में थी और लिपिड में नहीं थी। तो हमको अंदर बाहर तो करना है ना, उनको सब्सटेंस तो चाहिए, काम का सब्सटेंस तो अंदर आना चाहिए। तो ये इसको हम कहते हैं सैंडविच मॉडल। तो ये मॉडल ऐसे ही हमारा रिजेक्ट हो गया कि भाई ये तो सही मॉडल है ही नहीं, इसकी तो बात ही मत करो।
ठीक है, इट इज नॉट द करेक्ट मॉडल। दूसरा मॉडल लाओ। तो दूसरा मॉडल लेके आए, क्या लेके आए वो कि ये मॉडल देखो, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर इन्होंने क्या बोला कि ये हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर, हम क्या करते हैं कि ओशन के अंदर, ये आपकी एनसीईआरटी का लाइन है, ओशन के अंदर आइसबर्ग्स, कितनी फैंसी लाइन, ओशंस के अंदर आइसबर्ग्स। कैसा बोला, बड़े बड़े ओशंस होते हैं ना, उनके बीच में ना आइसबर्ग्स होते हैं, आइसबर्ग्स ऐसा बर्फ पहाड़ टीले टाइप, ठीक है, बीच बीच में रखे हुए रहते हैं, वो टाइटैनिक जिससे टकराया था, आइसबर्ग्स। ठीक है, तो ओशन के अंदर ना बीच बीच में आइसबर्ग्स रखे हुए हैं। सेम उसी तरीके से एक फॉस्फोबायोलिपिड लेयर है, एक लिपिड लेयर है ऐसा समझो, और उसके बीच में कौन डाल रखे हैं हमने, प्रोटीन्स डाल रखे हैं। ठीक है, अभी भी हमारे पास लिपोप्रोटीन की ही लेयर है, पर हम क्या बोल रहे हैं कि फॉस्फोबायोलिपिड, ये हमारी है फॉस्फो बायोलिपिड लेयर, ये हमारी फॉस्फोबायोलिपिड लेयर है। ठीक है, इसको इतना कंफ्यूजन लिख दिया, ऐसे लिख देती हूँ एक साथ ही। ये आपकी फॉस्फोबायोलिपिड लेयर है, और ये फॉस्फोबायोलिपिड लेयर के बीच बीच में अगर आप देखोगे ब्लू कलर के जो मैंने बनाए हैं, ये आपके प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये आपके बीच बीच में बड़े हुए प्रोटीन्स है। ये सारे, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये सारे आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है। ये सारे कौन है आपके इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स यानी कि ये प्रोटीन्स जो हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी ये अंदर की तरफ एम्बेडेड है। ठीक है, एम्बेडेड प्रोटीन्स, एम्बेडेड प्रोटीन्स धसे हुए हैं अंदर की तरफ। तो जो आप हमारी फॉस्फोलिपिड की लेयर है, उसके बीच बीच में हमने प्रोटीन 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 के चैनल्स बना दिए। अब जो चीज लिपिड से सॉल्युबल है वो तो लिपिड से आ जाए, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज प्रोटीन से आना चाहती है वो प्रोटीन से अंदर आ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको खाली क्या चाहिए कि हमारे पास तो प्रोटीन भी है, हमारे पास तो लिपिड भी है, जिससे आना चाहो उससे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं बच्चे जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये हमको सिग्नलिंग का काम करते हैं, मेनली फंक्शंस इन सिग्नलिंग। तो यहां तक समझ में आया, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बनाया मैंने, इंट्रिंसिक प्रोटीन बनाया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैडम, है तो दोनों ही प्रोटीन, नहीं है तो दोनों ही प्रोटीन, तो पर डिफरेंस कहाँ आता है। डिफरेंस ये आता है बच्चे कि एक है इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक तुम देखोगे कि डीपली एम्बेडेड है। ठीक है, डीपली एम्बेडेड है, एम्बेडेड यानी अंदर की तरफ धसा हुआ है। और एक अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं ना, तो वो बाहर बाहर है, सुपरफिशियली अटैच्ड है। ये सिग्नलिंग के लिए काम आता है एंड इज superficially attached। सुपरफिशियली अटैच यानी ऊपर ऊपर के तौर पे जुड़ा हुआ है बस। ठीक है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि है ना, लेट्स से कि तुम एक क्लासरूम है ना, क्लासरूम में बैठे हो मस्त, और लंच चल रहा है। ठीक है, अब क्लासरूम में मस्त तुम बैठे हो, लंच चल रहा है, और लंच के बाद है ना, अब एक टाइम आता है ना जब बाहर एक बच्चे को खड़ा करते हैं कि यार अंदर हम लोग वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अंदर ऐसा वो अपना ही गेम खेल रहे हैं, और है ना बाहर तू खड़ा हो जा। ठीक है, जैसे ही बाहर से टीचर आता है, तेरा ये काम है सबसे पहले तू आके हमको बताएगा टीचर आ गया, टीचर आ गया, टीचर आ गया।
एक बच्चा बाहर से आता है एकदम भागा भागा कि भाई सब टीचर आ गया, टीचर आ गया, सारे बैठ जाते हैं। ये चीज सबके साथ होती है, ठीक है, तो एक लाइव एक्सपीरियंस है। यही चीज है ना यहाँ भी होगी। क्या होगा कि यहाँ पे ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है ये सिग्नल करते हैं। सिग्नल किसको क्या कर रहे हैं कि भाई बाहर से अगर कोई वायरस आ रहा है, बाहर से कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो ये अलर्ट हो जाते हैं और ये सेल को बताना शुरू कर देते हैं, वायरस आ गया, वायरस आ गया, वायरस आ गया। अब इतनी बार सेल ने जब वायरस सुन लिया तो अब वो क्या करने लग जाता है, वो वैसे ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि चलो भाई अब वायरस आ गया है, अब मैं अपने आप को वैसे प्रिपेयर कर लेता हूं। समझ रहे हो? तो ये क्या करता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सुपरफिशियली अटैच्ड है। तुम देखोगे मैंने इसको अंदर की तरफ धसा हुआ नहीं बनाया, इट इज सुपरफिशियली अटैच, ऊपर ऊपर सतह पे अटैच्ड है सिर्फ। और वो काम क्या कर रहे हैं, वो काम ये कर रहे हैं कि भाई बाहर से अगर कोई आता है नया बंदा तो वो उसको बता दे कि ये नया है, ये अपना नहीं है, दिस इज नॉट आवर मैन, है ना, ये अपना आदमी नहीं है। अगला, ये मैंने कुछ शुगर बनाई है, इनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड शुगर्स। ओलिगोसैकेराइड्स कुछ तरीके की शुगर्स होती है बेटा, और शुगर का काम क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चीज अपन ने बैक्टीरिया के ग्लाइकोकैलिक्स में भी डिस्कवर करी थी कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स एक आउटर मोस्ट लेयर है जो कि शुगरी सब्सटेंस है, ठीक है। ग्लाइको वर्ड आ गया ना, ग्लाइकोकैलिक्स इज शुगरी सब्सटेंस। अब हमारे अंदर भी अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारी सारी सेल सेम है, तो वो सारी सेल में ऑब्वियस सी बात है कि बाहर एक एडिशनल कोट है, बाहर एक एडिशनल लेयर है, और वो जो लेयर है, या मैं कह सकती हूँ कुछ मॉलिक्यूल्स है जो आपको बताते हैं कि हाँ ये अपना आदमी है, ये अपना आदमी नहीं है, ये सेल मेरी बॉडी की है, ये सेल मेरी बॉडी की नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें बता कौन रहा है, ये सब चीजें बताने के लिए बैठा है ओलिगोसैकेराइड यानी शुगर, ठीक है। नेक्स्ट इज, इनके अंदर ये मैंने एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, इसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट। कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट्स जो होता है बेटा, ये प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई अब इसमें जो मूवमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पूरी मेम्ब्रेन बनी है, ये कुछ ना कुछ मूवमेंट शो करेगी। अब ये कैसा मूवमेंट शो करती है ये भी देखना, और उसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास रहते हैं ये कुछ कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अब मूवमेंट कैसा शो करती है उस पर बात करते हैं। मूवमेंट ना कभी भी ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो नहीं करती, यानी फिर कैसा मूवमेंट शो करेगी, ये हमेशा आगे पीछे मूव होती है, यानी ट्रांसवर्स मूवमेंट। तो हमारी जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ये हमेशा, या मैं लिख सकती हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज ट्रांसवर्स मूवमेंट। ट्रांसवर्स मतलब आगे पीछे, समझ रहे हो क्या रहा है कि ये जो मूवमेंट होगा ना, ये यहां से यहां होगा, मतलब ये अपने आप में ही इस तरीके से मूव कर सकता है, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं दिखाएगा, इस बात का ध्यान रखना, नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। अब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या हो गया मैडम, व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप? देखो, एक तो है, कैसे देखो, पेन से समझो, ये एक है, ठीक है, ये एक पेन का कैप है और ये बेसल वाला स्ट्रक्चर है। एक तो हो गया ये वाला मूवमेंट, टक टक, मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। एक मूवमेंट क्या हुआ, ये बस आगे पीछे हो रहा है, बस थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ठीक। तो अब हुआ क्या कि अगर मान लो मैंने ये चीज को, अगर मान लो मैंने ये प्रोटीन वाले पार्ट को फ्लिप फ्लॉप करना शुरू कर दिया, भाई मेरी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा, काम ही खत्म, स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, इसको लेटरली मूव करवाना है, क्योंकि हमने बोला है कि हमारी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मोशन शो करती है, लिविंग सेल है ये, तो ये मूवमेंट शो करेगी। अब अगर ये मूवमेंट शो कर रही है और मैं ये कह दूं कि ये ऐसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो कर रही है, डांस कर रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है,
क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर ये इतना मूवमेंट शो कर रही है मैडम, तो ये सीधी कैसे है? हमको सीधी कैसे दिख रही है फिर ये? तो इतना मूवमेंट शो नहीं करती, ये आगे पीछे लेटरल मूवमेंट शो करती है, बस थोड़ा 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 सा मूव करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो हमने क्या क्या बात कर ली यहाँ पे? सबसे पहले फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ये हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन चैनल्स है बेटा। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स काम क्या है कि जो चीज लिपिड से सॉल्युबल है वो तो लिपिड से आ जाए, जो चीज प्रोटीन से सॉल्युबल है लिपिड से नहीं आ सकते वो प्रोटीन से आ जाए, सिंपल। वैसे ही एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है जो हमको सिग्नलिंग प्रोवाइड करते हैं एंड आर सुपरफिशियली अटैच्ड, ऊपर सतह पे ही लोकेटेड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारी ये ओलिगोसेकेराइड्स, ये कुछ शुगर्स हैं जो हमको डिटेक्ट करने के काम आती है, क्या ये अपना ही आदमी है, क्या ये अपनी ही शुगर है, तो ये डिटेक्शन में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज दीज कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट्स जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर इसका स्टेबल रखेंगे। यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो ट्रांसवर्स मूवमेंट होगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कभी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक स्पेशल बात ये कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये मैम ऐसा ही क्यों बनाया? क्यूरियस बच्चे है ना, तो दिमाग में तो ये चीज आती है कि यार मैम आपने जो ये स्ट्रक्चर बनाया, मैं यहीं पे थोड़ा सा, या मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, चलो। ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है फॉस्फोलिपिड बायलेयर का, ये आपने ऐसा ही क्यों बनाया? क्यों आपने ये वाला टेल वाला जो हिस्सा है इसको अंदर की तरफ रखा है, ये जो हेड वाला हिस्सा है ये मैं ऐसे क्यों नहीं बना सकती? क्यों? बच्चा मेरे को बड़ा मस्त लगता है, हर चीज में पूछते हैं ना क्यों। तो अच्छी बात है ना, क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए ना, तो क्यों पूछने का तुम्हारे अंदर आना चाहिए ये चीज कि मैम ऐसा क्यों नहीं, मेरे को ऐसा अच्छा लग रहा है, ऐसा क्यों नहीं बना सकता? ऐसा इसीलिए नहीं बना सकते बच्चे क्योंकि यहाँ पे ना दो सरफेस है, ये होता है हमारा हेड वाला रीजन, ये है हेड वाला रीजन, और उसके जो बीच में लोकेटेड है यानी ये वाला जो रीजन है, ये जो लंबा लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं टेल वाला रीजन। ये है हेड वाला रीजन, ये सर्कल वाला हो गया, और ये है टेल वाला रीजन। ठीक है, अब ये जो टेल होती है ना ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब फोबिया होता है ना, ऐसा कई लोगों को पानी का फोबिया होता है, कई को छिपकली का होता है, कई को किसी भी चीज का, मतलब आपको फोबिया होता है, फोबिया यानी डर। ठीक है, ये पानी से डरती है। ठीक है, तो अभी पानी की तरफ नहीं रह सकती, पानी से डरती है तो ये पानी की दूसरी तरफ प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि ऊपर वाली तरफ अगर मान लो मैं कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या एक सेल को मैं पानी के अंदर डाल देती हूँ तो ये वाली तो पहले ही पानी से डरती है, ये क्या करेगी बेचारी? ठीक है, तो ये होता है जो टेल वाला पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है, और अगर मैं बात करती हूँ इसके हेड वाले रीजन की तो वो होता है हाइड्रोफिलिक। तो ये जो हेड वाला हमारे पास रीजन आ जाता है दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग, इसको पानी बहुत पसंद है, ये पानी को इतना प्यार करता है, ये पानी इसको इतना पसंद आता है कि भाई वाह पानी पानी मेरे को बहुत पसंद है। तो पानी अगर ऊपर की तरफ आ भी रहा है तो इट्स लविंग, ये बेचारा बहुत आराम से है, पर अगर पानी नीचे की तरफ आ रहा है टेल वाली रीजन, वो बेचारा डरता है कि भाई मेरे को पानी नहीं चाहिए, प्लीज मुझे पानी मत दो, कुछ भी करो पानी मत दो। ठीक है, तो ये हमारे पास, अब इसमें ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अगर मैंने हेड रीजन बनाया तो यहाँ टेल रीजन आ रहा है जो कि ये कौन सा रीजन होगा? फोबिक, और ये होगा हाइड्रोफिलिक। अब तुम सोच के देखो कि अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो ये तो चलो पानी के कांटेक्ट में इसको मस्त मजा है, इसके कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हाइड्रोजोफोबिक आ गया है, इसके चक्कर में ऐसा स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक चीज आ गई, ये पानी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ऐसे चीज को देखते हैं कि यहाँ पे अपर और लोअर एंड पे हमको दिखता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और उसका जो टेल वाला रीजन होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। चलिए अगला देखते हैं। इससे भी पहले पहले इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हुआ क्या, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, जल्दी से ध्यान देंगे।
लेमार मॉडल, ये देखो सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल जो कि प्रपोज किया था डेविसन डेनियल ने 1965 में। ये मॉडल एक्सेप्ट इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये चीज आई कि भाई अगर अपर लेयर लिपिड की हुई, इन्होंने ऐसा बोला कि अगर अपर लेयर हम लिपिड बना देते हैं, लोअर लेयर फिर लिपिड बना देते हैं, बीच में हम इसके प्रोटीन घुसा देते हैं, बीच में प्रोटीन लगा दो, ये प्रोटीन हो जाएंगे। पर ये चल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज लिपिड से सॉल्युबल ही नहीं है तो वो अंदर की तरफ मूव कैसे करेगी? सो इट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये हमने एक्सेप्ट, ये फिर जो स्ट्रक्चर था ये क्रॉस हो गया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद मार्केट के अंदर नए लोग आए और वो लेके आए कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, विच इज इंपॉर्टेंट और इस पे क्वेश्चन बनता है। इट वॉज प्रपोज्ड बाय निकलसन एंड सिंगर, निकलसन एंड सिंगर ऑफ 1972, और ये मॉडल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मतलब, फ्लूइड मतलब थोड़ा सा वेवी है, थोड़ा सा मूव कर सकता है, थोड़ा सा वेवी है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूलर लेयर, दो लेयर की बनी हुई है, देयर बाय हाइड्रोफिलिक पोलर हेड्स कॉन्स्टिट्यूट द टॉप एंड द बॉटम surfaces where hydrophobic tails are buried in the membrane. Hydrophilic is at the top portion, hydrophobic जो है अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोफिलिक को भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट द एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स जो बाहर की तरफ सुपरफिशियली अटैच्ड है, ट्रीटेड ड्यू टू क्वासी मूवमेंट, क्वासी नेचर ऑफ लिपिड, द इंट्रेंसिक प्रोटीन्स कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, ये आर इजी टू रिमूव्ड। ठीक है, ये जो है एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स बाहर की तरफ सुपरफिशियली अटैच्ड है तो आसानी से तुम इसको हटा सकते हो। पर अगर मैं बात करती हूं इंट्रेंसिक की, तो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली, क्योंकि अंदर धसे हुए हैं बेटा जी, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप उसको रिमूव करो। ठीक है, वो हो नहीं पाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज एक्सप्लेन्ड बाय द ऑथर ऑफ प्रोटीन्स आइसबर्ग, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, in the sea of proteins iceberg in the sea of lipid, again a very important thing, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स। अभी मैंने बोला कि एक समुद्र है, उस समुद्र के अंदर बड़े बड़े आइसबर्ग्स बनाए हुए हैं। अब वो है तो पानी के अंदर ही, हमको नजर नहीं आ रही, पर अगर तुम अंदर से जाओ ना, जैसे शिप जब जाता है तब उसको नजर आती है वो चीज। ठीक है, तो वो अंदर की तरफ है, बहुत बड़े बड़े सबमर्ज्ड ग्लेशियर, वो आइसबर्ग्स। चलो अब इसके मूवमेंट की बात करें, अगर मूवमेंट कैसा होता है तो मूवमेंट किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि हमको क्या करना है, मूवमेंट कैसे करवाना है, अंदर बाहर करवाना है। ठीक है, चीज अंदर आनी चाहिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और कुछ चीजें जो बाहर जानी चाहिए। ठीक है, अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सबसे पहले आता है पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट यानी द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। समझना, दो मूवमेंट, एक्टिव, पैसिव। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट क्या होगा? विद यूज ऑफ एनर्जी। अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो तरीके का मूवमेंट दिखाएगी। पहला एक्टिव, दूसरा पैसिव। एक्टिव मूवमेंट क्या होगा कि तुम्हें, अगर मैं ऐसा बताऊं, पहले लिख देती हूं, विद यूज ऑफ एनर्जी, मतलब अगर मुझे चीज को इधर बाहर अंदर बाहर करना है, उसके लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मुझे एनर्जी चाहिए एक्टिव मूवमेंट में। पैसिव में ऐसा नहीं होता, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी है ये, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। यानी इसको ऐसे समझना, जब तुम सीढ़ी चढ़ते हो ना, व्हेन यू क्लाइंब द स्टेयर्स, तो आप ये चीज देखते हो कि जब आप चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, आप हांफने लग जाते हो। ठीक है, और आपको एनर्जी चाहिए, तुम इतनी मशक्कत से ऊपर चढ़ते जा रहे हो, तुमको एनर्जी चाहिए, तुमको एनर्जी लगानी पड़ रही है। और जब तुम नीचे आते हो तो तुम धर 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 करते नीचे उतर जाते हो।
होती है ये चीज। तुम नीचे की तरफ जब आते जाते हो तो तुम कंटिन्यू गिरते हो ऐसे स्लाइड, ग्रेविटेशनल फोर्स तुमको अट्रैक्ट करता है ना, ये फिजिक्स में सीखा है तुमने। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, जब तुम नीचे आ रहे हो तुम्हें एनर्जी नहीं चाहिए, ग्रेविटी अपने आप तुमको बुला रही है। ठीक, जब ग्रेविटी तुमको अपने आप बुला रही है तो तुमने क्या किया, तुम्हारी बॉडी ने एनर्जी कम लगाई, दिस इज योर पैसिव मूवमेंट। ठीक, जब आप ऊपर जा रहे हो तुम्हारी बॉडी पूरा फुल फोर्स ऑफ एनर्जी और तुम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, दिस इज एक्टिव एनर्जी। ठीक, तो जब मेरी बॉडी से, जब मेरी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ भी चीज बाहर होगी या वो अंदर आना चाहेगी तो वो एक्टिव यानी वो एनर्जी लगाएगी। अगर वो एक्टिवली मूव करती है यानी वो एनर्जी लगा के मूव कर रही है, अगर वो पैसिवली मूव करती है यानी वो विदाउट एनर्जी के यूज मूवमेंट कर रही है। ठीक है, विदाउट एनर्जी के मूवमेंट कर रही है, उसको एनर्जी की कोई जरूरत ही नहीं है। सो एक्टिव इज पैसिव मूवमेंट इज विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, एंड एक्टिव मूवमेंट इज, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज movement of molecules against the concentration gradient with use of energy. Clear? सिंपल सा फैक्ट, सिंपल सी बात बोलिए, with use of energy. Next, diffusion. It is the movement of ions or molecules from the region of its higher concentration or higher chemical electrochemical gradient to their lower concentration. एक ही भाषा याद करते हैं, higher concentration to their lower concentration. जल्दी से समझो इसको। डिफ्यूजन क्या बोलता है कि अगर मैं कोई डिफ्यूजन मैं उससे समझाती हूँ। एक रूम है, इस रूम के अंदर तुमने यहाँ पे एक परफ्यूम बॉटल रखी और उसको ओपन कर दिया, तो अब जैसे ही तुम स्प्रे करोगे ना तो तुम ऑटोमेटिकली देखोगे कि चीजें एक जगह से हायर कंसंट्रेशन से बाहर की तरफ पूरे कमरे में स्प्रेड हो रही है। ऐसा नहीं होता कि तुम एक कॉर्नर में स्प्रे कर रहे हो और वो पूरे कमरे में स्मेल ना हो। ठीक है, पूरे कमरे में एक सेकंड में स्मेल फैलती है। क्यों फैल रही है? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत हायर कंसंट्रेशन में, और यहां से ये मॉलिक्यूल्स किस तरफ जाएंगे बेटा? जहां वो चीज की एब्सेंस है, जहां वो चीज नहीं है। यानी देयर इज ऑलवेज द मूवमेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब जहां उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। हमेशा मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर भागते चले जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, सिंपल। ठीक है, जब मूवमेंट अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। अब यही चीज का अगर मैं बोल दूं, यही डिफ्यूजन अगर एक मेम्ब्रेन के साथ हो, if in this diffusion a semi-permeable membrane is involved, it is called, it is ऑस्मोसिस। अगर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है तो उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। क्या हुआ है कि लेट्स से एक तुमने रूट्स देखी है, जब हम पेड़ की बात करते हैं तो ये पेड़ और ये पेड़ों की जड़ें, ठीक है। अब ये जड़ का सेक्शन मैं तुमको दिखाती हूँ, ये जरा सा सेक्शन पे ध्यान देना। होगा क्या बेटा जी, यहाँ पे जब तुम पानी डालते हो, रूट्स में पानी डालोगे, जब तुम रूट्स में पानी डालोगे तो बाहर जो है पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, बाहर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर कंपैरेटिव टू रूट के अंदर। अगर मैं रूट के अंदर की बात करूं तो यहाँ पानी कम है, यहाँ पे H2O इज लेस। तो पानी कहां से कहां मूव होगा? अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव होगा। यही चीज हमने यहां सीखी है कि ऑलवेज डिफ्यूजन वर्क्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल
from its higher concentration to lower concentration। यही चीज सिखाई है अभी मैंने आप लोगों को, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाना है, स्प्रेड होना है, ठीक है। और उसी प्रोसेस में अगर परमिएबिलिटी आ जाती है, थोड़ा सा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है, तुम ये देखोगे कि जब है ना सॉइल के अंदर पानी है तो रूट सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। रूट सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, वो सॉइल के ग्रेन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रही कि भाई आ जाओ ग्रेन्स तुम भी आ जाओ, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ये सिर्फ पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो ये कैसी है बेटा, सेमी परमिएबल है। दो वर्ड्स आएंगे परमिएबिलिटी में भी, ये समझो कि दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है सेमी परमिएबल, एक तो होता है सेमी परमिएबल और एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल, अब दोनों में डिफरेंस देखना कहाँ लाई करता है। सेमी दोनों ही अलाउंस है, एक कंप्लीट परमिएबल भी लिख लो, आगे तुम कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एक होता है कंप्लीट परमिएबल और एक लिख लो इम्परमिएबल। चारों शब्द समझ लो क्या होता है, देखो एक एक करके। फर्स्ट इज परमिएबल, मतलब इट अलाउ वाटर, क्या है कुछ भी आ जा, कुछ भी चीज आनी है, सॉल्यूट आने हैं, सॉल्वेंट आने हैं, ये किसी को मना नहीं करेगा, ठीक है, ये किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। तो इट अलाउ एवरीथिंग, अलाउ एवरीथिंग टू एंटर। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल वॉल किसी को नहीं रोकती, जिसको अंदर आना है वो आ सकता है। एग्जाम्पल हो गया आपका सेल वॉल मस्त सबको अंदर बुला लेती है। ये वैसा फ्रेंड है कि है ना, ये ऐसा बोलता है कि जिसको आना है ना सारे आ जाओ मेरे बर्थडे पार्टी पे, ठीक है। वो एक तुम्हारा फ्रेंड होता है ना हर बार कि तुमने बर्थडे पार्टी रखी है और सारे के सारे चले गए, तेरे यार का बर्थडे है, सारे आ गए, ठीक है। तो ये चीज, तो सेल वॉल जो सबको अलाउ कर रहा है, परमिएबल सबको अलाउ कर रहा है, भाई किसी को रोक ही नहीं रहा, ये सबको अलाउ करे जा रहे हैं, वो सारे के सारे दर दर करते इसके बर्थडे पार्टी में जा भी रहे, मस्त मजे, ठीक है। सेकंड आता है सेमी परमिएबल, जो सिर्फ सॉल्यूट को अलाउ करता है, ओनली सॉल्यूट, या सॉरी सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट पार्टिकल, और सिर्फ सॉल्वेंट लिखोगे तब भी चलेगा। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट तुम सबको पता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है तो इट्स वेरी गुड। सॉल्यूट होता है कि है ना जो ग्रेन है जिसको मिक्स करा जाता है, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। इसके लिए तुम लोग केमिस्ट्री वाला चैनल भी देख सकते हो, इसी में तुमको लिंक मिल जाएगा, तो केमिस्ट्री में देख सकते हो तुम लोग, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशंस का चैप्टर होता है, नीट में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट अलाउ है, यानी सिर्फ पानी अंदर आएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, सिर्फ वाटर अंदर आ सकता है। अगर मैं बात करती हूँ सॉइल के, मैम ग्रेन्यूल्स अंदर आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे, छलनी है, ठीक है। छलनी होता है ना कि तुमने सिर्फ पानी डाला है, और पानी डालते टाइम मतलब जैसे तुम अगर दूध डालते हो तो दूध की मलाई जो है वो तो ऊपर छलनी में रह जाएगी, सीविंग करते हैं ना, छलनी में रह जाती है, और बाकी सारा मिल्क नीचे आ जाता है। तो हुआ क्या कि जितना मिल्क आया है वो तो, यानी उसने पास किसको होने दिया, उस छलनी उस सीविंग ट्यूब ने पास किसको होने दिया, सिर्फ सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को रख लिया। मिट्टी का पानी डाल के देखना छलनी से, मिट्टी ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे ड्रेन हो जाएगा। हुआ क्या कि यहाँ सिर्फ सॉल्वेंट अलाउड है जाने को, जैसे कि एग्जाम्पल योर रूट्स नहीं, प्लांट रूट्स। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो सॉल्वेंट पे खेलता है कि वो सॉल्यूट को रोक लेता है, सॉल्वेंट को आगे निकलने देता है, सॉल्वेंट निकल जाओ, ठीक है। सॉल्यूट को वहीं का वहीं रोक लेगा, सॉल्वेंट को आगे पास ऑन होने देता है। थर्ड,
थर्ड आता है आपका सिलेक्टिवली परमिएबल, जो कि हर चीज को सेलेक्ट करेगा। ओनली द स्पेसिफिक वन, ओनली द इंपॉर्टेंट वंस कैन एंटर। अलाउ द important अलाउ द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। जो जो काम की चीजें हैं ना, तुम अंदर आ जाओ, जो काम की चीजें नहीं है भाई आप दूर ही रहो। ठीक है, जैसे लेट्स से तुम्हारा एक फ्रेंड है, उसने तुमको ऐसा बोला कि यार तुमने सबको बोला कि भाई का बर्थडे है, सारे आए। ठीक है, अब तुम तो सबको बोल के आ गए कि यार मेरा बर्थडे, आना आना जरूर आना, सारे के सारे आ रहे हैं। पर अब तुम क्या कर रहे हो ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये सारे आ तो गए, पर इनमें से आधे लोग वो हैं जो बिना गिफ्ट के आए हैं, और आधे लोग वो हैं जो मेरा भाई, मेरे अच्छे दोस्त, वो गिफ्ट लेके आए। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, अब तुम उनको सेलेक्ट करोगे। वॉट यू आर डूइंग इज यू आर सेलेक्टिंग। ठीक है, कि हाँ तू गिफ्ट लेके आया है, तू मेरी बर्थडे पार्टी में आ सकता है। तू नहीं लाया है तो अब तू जा, तू अपने घर जा, मैं तेरे को पार्टी नहीं देगा। ठीक है, तो गिफ्ट लेके आया तुम अंदर आ सकते हो, तुम गिफ्ट लेके आया तुम अंदर आ सकते हो। नाउ यू आर बीइंग सेलेक्टिव कि कौन अंदर आ सकता है। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू भी अंदर आ सकता है, तो यू आर सेलेक्टिंग योर पीपल, है ना। तो वो यहीं पे ये करता है, और कौन करता है, एग्जाम्पल इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा नहीं कर सकती कि वो सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर आने दे, वो ऐसा नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती बेटा, क्योंकि सॉल्वेंट, सेमी परमिएबल नहीं बोला मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। सेमी परमिएबल मतलब या तो सिर्फ पानी को अंदर आने दे, पर ऐसे काम नहीं चल सकता। हमें तो चाहिए प्रोटीन, हमें तो चाहिए आयंस, हमको जीना है। ठीक है, हमको खाना पीना भी है, तो उसके लिए हमको एसेंशियल्स भी चाहिए, तो हमको मिनरल न्यूट्रिशन भी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी ये, मैं ये नहीं बोल सकती पूरी तरीके से कि सेमी परमिएबल है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नहीं, मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। बकवास चीजों को अंदर नहीं आने देगी, वो सेलेक्ट करेगी। हाँ ये काम की चीज है, ये दिस कैन एंटर। ठीक है, ये सेलेक्ट करने वाली क्वालिटी है। नेक्स्ट इज इम्परमिएबल, डू नॉट अलाउ एनीवन और एनीथिंग। डू नॉट अलाउ एनीथिंग टू एंटर। एग्जाम्पल योर सेकेंडरी सेल वॉल। अभी अपन ने देखा था ना, लिग्निन और सुब्रिन किसी को अंदर बाहर जाने नहीं दे रहे थे, उसके लिए हमको लगाना पड़ा कि भाई हम दरवाजा लगा देते, फिर तो और क्या करें। तो एग्जाम्पल योर सेकेंडरी सेल वॉल। तो हुआ क्या, देखो कि सबसे ज्यादा अलाउ कर सकता है, सभी चीजों को अलाउ कर देगा। सेमी परमिएबल सिर्फ सॉल्वेंट्स को अलाउ करेगा, कुछ कुछ चीजों को। सेलेक्टिवली परमिएबल सिर्फ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को अलाउ करेगा। इम्परमिएबल किसी को भी अलाउ नहीं करेगा। डू नॉट अलाउ एनीवन टू मूव इनसाइड। ठीक है, चलिए बात समझ में आई। तो अब यहाँ क्या बोलता है उसको देखो कि यहाँ डिफ्यूजन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में मूवमेंट है। अब इस मूवमेंट में अगर एनर्जी लगती है तो वो एक्टिव हो जाएगा, इस मूवमेंट में अगर एनर्जी नहीं लगती तो वो पैसिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो सॉल्वेंट है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है फ्रॉम इट्स लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। इसको हम ऐसे इसीलिए लिखते हैं क्योंकि सॉल्वेंट की बात कर रहा है। सॉल्यूट का अगर मैं बोलूंगी तो हायर से लोअर ही जा रहा है सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट लोअर से हायर जा रहा है, पर सॉल्यूट हायर से लोअर ही आता है। चलो क्लियर है यहां तक। अब आते हैं कुछ एक दो टर्म्स और लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स। एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब कुछ भी चीज सेल के अंदर आना। एंडो, इनसाइड, साइटोसिस, सेल। तो इफ एनीथिंग इज कमिंग इनसाइड सेल इट इज एंडोसाइटोसिस। ठीक, अब इस एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में अगर मान लो फूड पार्टिकल अंदर आ रहा है, फॉरेन सॉलिड फूड पार्टिकल, सॉलिड खाना एकदम अंदर आ रहा है। ठीक है, सॉलिड फूड पार्टिकल अगर अंदर आता है उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इसको हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस। अगर पूरा का पूरा खाना ही तुम अंदर ले रहे हो,
अगर तुम लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अंदर ले रहे हो तो उसको हम कहते हैं इफ द लिक्विड मटेरियल इज एंटरिंग, इफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर एंटरिंग, तो इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, इफ द फूड पार्टिकल इज कमिंग इनसाइड द सेल, एनीथिंग इज कमिंग इनसाइड द सेल, अंदर की तरफ मूव हो रहा है ना, तो इन सेल, साइटोसिस मतलब इनसाइड द सेल, एंडोसाइटोसिस मतलब कुछ भी चीज अंदर आनी है। अब वो कौन सी चीज अंदर आएगी, या तो खाना आएगा या पानी आएगा। अगर खाना आएगा, अगर फूड पार्टिकल आएगा, लार्जर पार्टिकल आएगा, तो उसको तो मैं क्या कह दूंगी, फेगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड पार्टिकल अंदर आएगा उसको मैं कह दूंगी पिनोसाइटोसिस। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो अब जल्दी से एक बार साइटोप्लाज्म को भी देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म है क्या? अभी मैंने बताया, जब आपकी सेल बनती है तो सेल, ये स्टार्टिंग लेक्चर याद करो, सेल के अंदर सबसे पहला होता है उसका न्यूक्लियस। कुछ हो ना हो, सेल का न्यूक्लियस जरूर होगा। सेल का न्यूक्लियस उसके साथ जीवन भर रहता है ना। सेल की मेम्ब्रेन उसके साथ जीवन भर रहती है, तो सेल प्रोटेक्शन। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रोटेक्टिव लेयर होगी, हमको उससे मतलब नहीं है, हम अभी मेन कंटेंट की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर बच्चे हम जानते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनल्स मूव कर रही है। ऑर्गेनल्स यानी सेल का जो सेल के ऑर्गन्स हैं जो काम करेंगे, ठीक है, तो बहुत सारी ऑर्गेनल्स यहाँ मूव कर रही है। तो अब यार ये कोई ना कोई सबस्ट्रेट पे ही तो मूव कर रही होगी ना, या कुछ ना कुछ फ्लूइड होगा उसी पे मूव करेगी। तो ये फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन? What is this fluid called as? This fluid is called as cytoplasm. सेल का प्लाज्म, सेल का लिक्विड। साइटो मतलब सेल, वर्ड को तोड़ के याद करोगे, बायो बहुत आसान है, और सेल का लिक्विड, वर्ड को तोड़ के याद करोगे तो बायो इज वेरी इजी, रटने की जरूरत नहीं है तुमको हर चीज। ठीक है, ये मैं काफी सारे बच्चों से सुनती हूँ कि मैम बायो ना रटने की चीज है, जिसकी रटन बुद्धि होती है वो बायो रट सकते। नहीं, रटना नहीं है हर जगह, समझना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। अब तुम बोलोगे समझो मैम, फिजिक्स मैथ्स ये समझने के सब्जेक्ट होते हैं, बायो में क्या समझो? बायो तो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस है भाई, इसको अगर तुम समझ जाओगे, तुमने आधी ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ ली, ऐसा समझो, या प्लांट एनाटॉमी पढ़ ली, तो ये तो समझने का सब्जेक्ट है बेटा। अब जब तुम एक बार समझ जाओगे उस चीज को तो तुम आसानी से उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो हर चीज को रटना नहीं है, शब्दों को तोड़ो, शब्दों को तोड़ के देखो। बायो में इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स मिलेगी ना तुम्हें, कहां तक रटोगे? और रट पाओगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ही इतना काम नहीं कर पाएगा। उसको तोड़ दो, दो दो शब्दों में तोड़ के, क्योंकि हर वर्ड किसी ना किसी दो शब्दों के मिलन से बना है, ये चीज याद रखना। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था फॉस्फोलिपिड लेयर, फॉस्फोलिपिड तोड़ के देखो, फॉस्फेट लिपिड, ठीक है। लिपोप्रोटीन लेयर तोड़ के देखो यार, लिपो लिपो कहीं ना कहीं लिपिड से मिल रहा है, प्रोटीन यानी ऑब्वियसली प्रोटीन, लिपोप्रोटीन ऐसे जुड़ा है, ये चीज है। ठीक है, हेमी सेल्यूलोज, हेमी में कहीं ना कहीं वाटर आता है, सेल्यूलोज एक कंटेंट होता है, हेमी सेल्यूलोज उससे बना है। साइटोप्लाज्म, साइटो मतलब सेल होता है, प्लाज्म मतलब लिक्विड होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनल्स तैर रही हैं, तो ये वो लिक्विड है। तो साइंस बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है बच्चे, इसको जब तुम समझ जाओगे प्रॉपर तरीके से तो तुम्हारी आधी से ज्यादा क्वेरीज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितना किया है, हम सेल प्रोटेक्शन कर चुके हैं पूरा कंप्लीट, प्रोकैरियोटिक सेल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब आएंगे बेटा अपने पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके फंक्शंस, वो देखेंगे अगली क्लास में। ओके एवरीवन, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे डेली यूट्यूब कंटेंट मिलेगा तुम लोगों को, और फ्री मिल रहा है। अगेन मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे फायदे की चीज है तो उसको ले लो। ठीक है, तो इसीलिए वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी दे दो, बेचारे वो भी पढ़ ले, इसी बहाने थोड़ा तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन लग जाए। अगर उसका नीट में सिलेक्शन हो गया, कर देगा तुम्हारा भी इलाज हो, तो उनको भी शेयर करो, तुम भी पढ़ो। ठीक है, तो इसीलिए
मदद करनी चाहिए दोस्तों की ना दोस्तों की मदद कर देनी चाहिए, थोड़ा सा कंपटीशन नहीं रखना चाहिए इतना। तो इसीलिए सबको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टेलीग्राम चैनल गिवन है बेटा लिंक, जिसपे ये वीडियो, ये जितना भी पीडीएफ कंटेंट है जो मैंने सारा लिखा है वो आपके पास आ ही जाएगा। तो उसको साथ 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 में मार्क करते जाओ, तुम्हारे नोट्स कंप्लीट कर लो और उसको एनसीईआरटी से रेफर करो, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही उसका जो कंटेंट है इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। ठीक है, तो उसको आप लोग प्लीज एनसीईआरटी से रेफर करिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।